everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your December examination as well as if you are targeting the July. So I hope आपकी सारी preparation बहुत अच्छी हो रही होगी. So in the first part, I have discussed the basics of the DNA replication. So ये वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सो आई विल रिक्वेस्ट कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन कम टू दिस पार्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, डू हिट द लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड वेन एवर आई विल अपलोड द कॉन्टेंट रिलेटेड टू द लाइफ साइंसेज. सो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो रेप्लिकेशन होता है वो स्पेसिफिक साइट पे होता है, दैट इज़ नोन एज दी ओरी सी इन दी प्रोकैरियोट्स और द इकोलाई. एंड ऑल्सो हमने ये देखा था कि रेप्लिकेशन प्रोसीड्स बाई डायरेक्शनली. नाउ वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो द डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया की अगर बात करें, सो द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स इज बाई डायरेक्शनल एंड सेमी कंजर्वेटिव. वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है. In the semi-conservative mode, 50% of the DNA is the parental DNA and 50% जो है वो newly synthesized strand होता है, that is known as the semi-conservative replication. Now अगर बात करें बैक्टीरिया की तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है एंड दैट इज़ नोन एज दी थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन. यानी जो रेप्लिकेशन होता है सर्कुलर क्रोमोसोम में बैक्टीरिया के, वो रिजेंबल करता है ग्रीक लेटर जिसे हम बोलते हैं थीटा. सो अगर इसका हम लोग विजुअलाइजेशन देखें तो इट अकर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीक लेटर थीटा. अब थोड़ा सा डायग्राम से पढ़ लेते हैं इसके बारे में. सो जो दो रेप्लिकेशन फोक्स बनते हैं वो मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम द सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. यानी जो दो रेप्लिकेशन फोक्स बनेंगे वो हमेशा जो रहेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सिंगल ओरिजिन साइट से. नाउ व्हेन द रेप्लिकेशन फोक्स मीट एट द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द सर्कल, रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड एंड द टू रेप्लिकेटेड डुप्लेक्सेस डिटैचेस फ्रॉम वन अनदर. एंड यहाँ पे इस डायग्राम में जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसे रेड में शो किया गया है. अब यहाँ पे देखिए, ये है सर्कुलर क्रोमोसोम बैक्टीरिया का और ये है येलोइश पोर्शन जो दिख रहा है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम क्या नाम दे रहे थे इकोलाई में, ओरी सी. नाउ उसके बाद ये जब रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा. तो डॉटर स्ट्रैंड जो है वो कौन सा का डॉटर स्ट्रैंड, यानी कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, दैट इज़ शोन इन दी रेड कलर. थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखाती हूँ. यहाँ पे देखिए, ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है दैट इज़ द डॉटर स्ट्रैंड एंड जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है दैट इज़ द पैरेंटल स्ट्रैंड. अब ये दोनों ही कैसे रेप्लिकेट हो रहा है, बाई डायरेक्शनली. एंड जैसे ही ये दोनों क्या करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो वहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. यहाँ पे दोनों मीट हुए एंड यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गए, दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए. सो जो दो रेप्लिकेटेड डुप्लेक्सेस है दैट डिटैचेस फ्रॉम ईच अदर व्हेन द रेप्लिकेशन फोक्स मीट एट अ point. So this is the DNA replication in the bacterial chromosome which undergoes bidirectional replication and also the semi-conservative mode of replication. Now one more important thing, defining of the DNA strand at the replication fork. अब इससे multiple questions arise होते हैं CSIR के B और साथ ही साथ C section में. The main point which you have to remember is the DNA strand is always synthesized in the 5' to 3' direction. यानी जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है जिसे हम रेड कलर से यहाँ पे शो कर रहे हैं डायग्राम में, सो वो हमेशा जो सिंथेसिस होगा उसका डायरेक्शन होगा 5' से 3' में. और जो टेम्पलेट रीड होता है दैट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम 3' टू 5'. यानी टेम्पलेट रीड होगा इस डायरेक्शन में और जो सिंथेसिस होगा, यहाँ से देखिए ये है 3' और यहाँ 3' से 5', तो ये टेम्पलेट डीएनए है. तो इसी की कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस हो रहा है, तो इसीलिए आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. वो तो ऑब्वियस ही है कि 5' से 3' तक सिंथेसिस होगा एंड फिर टेम्पलेट रीड केस में हो रहा है उसका ऑपोजिट रीड होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है. सो 3' से 5' आपका टेम्पलेट है, उसी डायरेक्शन में ये रीड होगा एंड जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है वो 5' से 3' बनेगा. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5' से 3' सिंथेसिस हो रहा है
एंड भले डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम. एंड यहाँ पे भी जो टेम्पलेट है वो किस तरह से रीड होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम में. नाउ द सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ पहले. नाउ दिस लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड, एज यू कैन सी हियर कि ये इसका जो सिंथेसिस होता है दैट इज continuously synthesized in the direction taken by the replication fork. लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके ऑपोजिट वाले स्ट्रैंड की, यानी कि ये लैगिंग स्ट्रैंड की, सो इट इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली इन शॉर्ट पीसेस, जिसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे स्ट्रेच में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है. सो दिस इज नोन एज दी लैगिंग स्ट्रैंड. अब जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है वो सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज. यानी डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है, इट सील्स दी स्प्लाइस्ड डीएनए ऑफ दी लैगिंग स्ट्रैंड. एंड अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सी सेक्शन में आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. यानी जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है प्रोकैरियोट्स में दैट इज अबाउट 1 to 2K न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. एंड अगर यूकैरियोट्स की बात करें दे आर ओनली 150 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. सो ये एक क्लियर डिमार्केशन आपको याद रखना है. नाउ आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द डीएनए पॉलीमरेज मूव इन बोथ दी स्ट्रैंड्स. सो यहाँ पे देखिए ये है 5 प्राइम से 3 प्राइम ही मूव कर रहा है ये, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा जो सिंथेसिस करेगा नए स्ट्रैंड का दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. यानी 2 की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड्स इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड जो टेम्पलेट रीड होता है दैट इज इन दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. ये 2 की पॉइंट्स आपको याद रखना है. डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, देयरफॉर द स्ट्रैंड सर्विंग एज द टेम्पलेट इज ऑलवेज रीड फ्रॉम द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड. नाउ जो मैंने अभी डायग्रामेटिकली शो किया था उसी के ये बुलेट पॉइंट्स हैं. सो द डीएनए स्ट्रैंड विच स्ट्रैंड द न्यू डीएनए स्ट्रैंड is always synthesized in the 5 prime to 3 prime direction and जो टेम्पलेट रीड होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम में रीड होता है. एंड लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, जिसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का, यानी स्ट्रेच में छोटे छोटे, एंड जो स्ट्रेच बने होते हैं अलग अलग उसे सील कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज के थ्रू. जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है हमारे प्रोकैरियोट्स में दैट इज ऑफ 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स. एंड अगर हम लोग यूकैरियोटिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक में सिर्फ 150 से 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ही ये होता है. यानी अगेन डिफरेंस आ गया. हमारे बैक्टीरिया में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है दैट इज ऑफ लॉन्गर लेंथ एंड जो यूकैरियोट में बन रहा है वो छोटे का होता है. अब ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो आएगा वो सी सेक्शन या फिर बी सेक्शन का पार्ट हो सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डिफरेंट एंजाइम्स विच are required to initiate the DNA replication. So DNA replication में unwinding का जो काम है जो मैंने कल भी बताया था, unwinding the duplex and then separating the strands. So this is performed by the DNA helicases. Now DNA helicase is the enzyme which is responsible for the unwinding of the DNA duplex which uses the energy from the ATP हाइड्रोलिसिस. यानी ATP हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ यूज टू सेपरेट दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्लीव करके ये क्या करता है, सेपरेट करता है डीएनए को. सो दिस रोल इज़ परफॉर्म बाय, यानी अनवाइंडिंग का जो रोल है वो परफॉर्म करता है डीएनए हेलिकेज. एंड अगर हम बात करें ई कोलाई की, सो ई कोलाई हैज़ एटलीस्ट 12 डिफरेंट हेलिकेजेस टू unwind different kind of DNA as well as RNA. Now जो DNA helicase जो main role play करता है in the prokaryotes is the product of the DNA B gene. यानी DNA B gene ही क्या होता है, prokaryotes का major helicase enzyme होता है. And the DNA B helicase consists of 6 subunit as you can see here 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. कितने सब यूनिट होते हैं इसके 6 सब यूनिट्स होते हैं एंड दैट आर इन द रिंग शेप प्रोटीन दैट एनसर्कल्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है जो
यहाँ पे 6 सब यूनिट है, वो रिंग लाइक पैटर्न में अरेंज होती है एंड इट एनसर्कल्स, यानी कि ये जहाँ पे ये दिख रहा है ये डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट एनसर्कल्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही इमेजिन कीजिए, ये जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ये एनसर्कल करती है, यानी उसके अंदर एंटर होती है और अपना हेलिकेज एक्टिविटी शो करती है। जो डीएनए बी हेलिकेज है दैट इज फर्स्ट लोडेड ऑन टू द डीएनए एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसी पे ये लोड होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन डीएनए सी। सो आपको ध्यान रखना है डीएनए सी का रोल, इट एक्ट एज द हेलिकेज लोडर। यानी यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन जो होता है उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डीएनए ए जो रहता है ये क्या करता है, इट रिकग्नाइजेज दी ओरिजिन, इट रिकग्नाइजेज दी ओरिजिन। ये फंक्शन हो गया किसका, डीएनए ए का। अब उसके बाद में आता है डीएनए सी, पहले नॉट बी एंड सी। सी क्यों आएगा, बिकॉज इट इज़ एन हेलिकेज लोडर, ये हेलिकेज लोडर होता है एंड हेलिकेज लोडर पहले आएगा, उसके बाद में आएगा आपका डीएनए बी, दैट इज़ दी हेलिकेज। सो ये 3 की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यानी पहले हेलिकेज लोडर आएगा जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, फिर जाके डीएनए हेलिकेज आता है और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। और फिर ये दोनों साथ में क्या करते हैं, इट ट्रांसलोकेट्स इन अ 5' टू 3' डायरेक्शन अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट अनवाइंडिंग द हेलिक्स एज इट प्रोसीड। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वो क्या करता है, जो हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड था उसे सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने लगता है, उसे अनवाइंड करने लगता है। नाउ जब भी अनवाइंडिंग होता है हेलिकेज के थ्रू, सो देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी इज द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपको दिख रहा है ये बाइंड होता हुआ। सो इसका फंक्शन क्या होता है, दिस प्रोटीन बाइंड सिलेक्टिवली टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है वो कहाँ पर बाइंड होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें ये डबल स्ट्रैंडेड से भी बाइंड किया हुआ एक स्टेटमेंट होगा। सो बेसिकली जैसे जैसे हेलिकेज काम करता है, यहाँ पे देखिए ये डीएनए हेलिकेज है 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सब यूनिट्स हैं इसके, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यहाँ पे देखिए अनवाइंडिंग होता जा रहा है, और जैसे जैसे अनवाइंडिंग हो रहा है वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बाइंड होता जा रहा है, बिकॉज इसका रोल होता है कि वापस से ये क्या हो जाए, डीएनए रीवाउंड ना हो जाए या फिर डैमेज ना हो जाए, इसीलिए ये बाइंड होता है। जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा अपना एक्टिविटी शो करेगा, हेलिकेज एक्टिविटी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड होने लगता है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइमेज। सो बेसिकली ये देखा गया है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कल की अगर हम लोग बात करें, so the single stranded DNA circle cannot be act as a template for the DNA polymerase enzyme, because ये जो enzyme है the enzyme cannot initiate the formation of a DNA strand because it requires a 3' hydroxyl terminus, यानी इसे चाहिए होता है 3' hydroxyl terminus जिससे ये अपना क्या करे, सिंथेसिस आगे का स्टार्ट करे। The strand that provides the necessary 3' OH terminus is called a प्राइमर। यानी प्राइमेज का रोल क्या होता है, यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएनए सर्कल, वो क्या कर सकता है, वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर सकता है अनलेस उसके पास क्या ना हो, 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनस ना हो। सो इट कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी ये कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं आप, कि वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके, डीएनए पॉलीमरेज का रोल क्या आता है, इट एड्स दी डीएनटीपीज टू मेक द न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटेड टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। सो ये कब होता है, जब वो 3 हाइड्रोक्सिल टर्मिनस उसको मिलेगा एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड में, तब जाके वो क्या करेगा, अपना आगे का प्रोसेसिविटी शो करेगा। लेकिन अगर 3' ही नहीं है तो क्या होगा, सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो प्राइमेज का काम होता है कि इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी 3' OH ग्रुप विच इज़ नोन एज द प्राइमर। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। The use of short RNA fragment as a removable primer in initiating the synthesis of each Okazaki fragment of the lagging strand। यहाँ पे देखिए
कि शॉर्ट आरएनए फ्रैगमेंट का यूज़ किया जा रहा है, यानी यहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस हो रहा है थ्रू दी प्राइमेज, और यहाँ पे प्राइमर का रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी 3' OH दैट इज रिक्वायर्ड बाय द पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, 3' OH से ही DNTPs डाल के उसको एक्सटेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको मिला 3' एंड, तो ये यहाँ इस डायरेक्शन में फिर पॉलीमरेज अपना एक्टिविटी प्रोसेसिविटी शो कर रहा है। इलोंगेशन बाय DNA पॉलीमरेज 3 विच इज़ द मेन एंजाइम इन दी प्रोकैरियोट्स। सो यहाँ पे सिंथेसिस होता जा रहा है, यहाँ देखिए OH ग्रुप बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे सिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे जो गैप आया है दैट गैप इज़ फिल्ड बाय द DNA पॉलीमरेज 1 एंड उसे सील कर दिया जाता है फिर DNA लाइगेज से, यानी DNA पॉलीमरेज 1 यहाँ जो गैप है उसे फिल कर देगा, और सीलिंग का काम कौन करेगा, जहाँ पे भी सील करने का काम आता है DNA लाइगेज फंक्शन वहाँ पे आ जाता है। नाउ यहाँ पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो डेफिनेटली CSIR के C सेक्शन में कई बारी आया है, अलग अलग स्ट्रक्चर देता है CSIR एंड फिर बहुत सारे क्वेश्चन उससे अराइज होते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जो DNA पॉलीमरेज है उसे चाहिए 3' OH to continue the synthesis of the new strand। सो अगर उसे नहीं मिलेगा 3' OH तो क्या करेगा, सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे देखिए आपको 2 कॉलम में फिगर्स दिख रहे हो। सो लेट्स सपोज कि ये वाला जो साइड है, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला जो साइड है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला दैट इज़ दी A एंड दिस इज़ दी B। सो अब बताइए कि यहाँ पे किस में DNA का सिंथेसिस हो सकता है और किस में सिंथेसिस होगा ही नहीं। तो किस में DNA का सिंथेसिस होगा, सो DNA का जो सिंथेसिस है वो इस A वाले में से किसी में भी नहीं होगा, एंड इट विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस फिगर एंड इन दिस। इन शॉर्ट B वाले जो साइड में जो भी आपको दिख रहे हैं फिगर्स, उसमें DNA का सिंथेसिस होगा, एंड जो A वाला दिख रहा है उसमें सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ DNA स्ट्रक्चर दैट डू नॉट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ DNA। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली मैंने बताया DNA पॉलीमरेज को 3' OH चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, प्राइमर नहीं है, इसमें भी नहीं है एंड इसमें भी नहीं है। सो DNA का जो सिंथेसिस है वो तभी हो सकता है जब उसको 3' OH मिलेगा और टेम्पलेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको टेम्पलेट भी मिल रहा है और यहाँ पे 3' भी मिल रहा है, यहाँ पे भी इसको टेम्पलेट मिल रहा है एंड 3' मिल रहा है, और यहाँ पे भी उसको 3' मिल रहा है, टेम्पलेट भी मिल रहा है साथ में, और यहाँ पे भी उसको टेम्पलेट प्लस 3' यहाँ पे मिल रहा है। सो सिंथेसिस वहीं पे हो सकता है जहाँ पे उसे 3' OH मिलेगा, ताकि प्राइमेज वहाँ से क्या करे, काम करता है। DNA पॉलीमरेज 3' से क्या करे, DNTPs ऐड करके न्यूली सिंथेसाइज करता जाए DNA का। सो ये क्वेश्चन C सेक्शन में एज इट इज़ आया है, बहुत सारे डायग्राम देके पूछा है कि इनमें से किस में सिंथेसिस होगा एंड सिंथेसिस नहीं होगा। सो जो अभी मैं समझा रही थी दैट उसी का बुलेट पॉइंट है। ऑल DNA पॉलीमरेजेस बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अ टेम्पलेट DNA एंड अ प्राइमर स्ट्रैंड। जो मैं यहाँ पे अभी बता रही थी इस फिगर में, वो यही बता रही थी कि टेम्पलेट भी चाहिए न्यू DNA सिंथेसिस के लिए, और 3' OH भी चाहिए, क्योंकि पॉलीमरेज को ये 3' OH ग्रुप चाहिए ताकि वहाँ से वो अपना सिंथेसिस को स्टार्ट कर सके। ये 2 की पॉइंट्स के बाद यहाँ पे मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये है प्राइमर एंड यहाँ पे है ये आपका टेम्पलेट। सो 2 मेटल आयन सिंथेसिस यहाँ पे DNA का दिखाया गया है इस डायग्राम में। अब यहाँ पे मान के चलिए ये एक प्राइमर का बेस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो टेम्पलेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एडनीन है तो यहाँ पे कौन सा बेस लगेगा, यहाँ पे लगेगा थाइमीन। यहाँ पे अगर गुआनिन है तो यहाँ पे कौन सा बेस लगेगा, यहाँ पे लगेगा साइटोसिन एंड लाइकवाइज। सो ये है आपका टेम्पलेट जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। और यहाँ पे रीड कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बताया था वो यहाँ इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। 3' से 5' में रीड होगा आपका टेम्पलेट रीड हो रहा है किसमें, 3' से 5' में। एंड जो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा जो कि प्राइमर से इनिशिएट होकर आगे बढ़ेगा, वो होगा 5' से 3'। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आयन सिंथेसिस होता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है ये 2 मेटल आयन सिंथेसिस।
सो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए इस डायग्राम से, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज आस्क्ड इन द CSR C सेक्शन. लॉन्ग स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आता है. अब देखिए बी सेक्शन में जो मॉडल आपको दिख रहा है दैट इज़ द 2 मेटल आयन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड में. ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड कौन सा होगा, ये वाला. अब इसमें क्या होता है, जो एडिशन होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, वो किसके थ्रू होता है, 2 मेटल आयन्स के थ्रू होता है. कौन से मेटल आयन, सो 2 मेटल आयन जो है वो है मैग्नीशियम. यानी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल होता है DNA रेप्लिकेशन में. सो एक जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, इट ड्रॉज द प्रोटॉन अवे फ्रॉम द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ऑफ द प्राइमर. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन में यहाँ नेगेटिव चार्ज है. पहला जो मैग्नीशियम आयन है, फर्स्ट मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, वो यहाँ के ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन है उसे क्या करेगा, इट विल ड्रॉ द प्रोटॉन अवे फ्रॉम द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जो यहाँ पे टर्मिनल में 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है उसको वहाँ से हटा देगा, विच फैसिलिटेट्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द नेगेटिवली चार्ज 3' ऑक्सीजन एटम ऑन द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. यानी ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ से हमने प्रोटॉन को दूर हटा दिया. हमने प्रोटॉन हटाया कहाँ से, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. वो क्या ट्रिगर करेगा, अब वो ट्रिगर करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस 3', यानी ये जो 3' पे ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा किस पे, इस फॉस्फेट पे. इस फॉस्फेट पे एक्ट करेगा. ये पहला मैग्नीशियम का रोल हो गया. नेक्स्ट जो मैग्नीशियम है, यानी 2 मैग्नीशियम रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि 2 मेटल आयन मैकेनिज्म. सो दूसरा मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, द सेकेंड मैग्नीशियम आयन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ द पायरोफॉस्फेट. तो वो क्या करता है, सेकेंड मैग्नीशियम आयन पायरोफॉस्फेट का रिलीज इंश्योर करता है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द 2 मैग्नीशियम आयन्स इन द DNA एप्लीकेशन. अब जो मैग्नीशियम आयन है वो हाईली कंजर्व्ड एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू से बाइंड करते हैं. दैट इज़ अगेन अ बी सेक्शन क्वेश्चन, किस पे बाइंड होते हैं ये. सो ये जो 2 मैग्नीशियम आयन है वो हाईली कंजर्व्ड एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू एक्टिव साइट में रहता है उससे बाइंड करते हैं. सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द DNA पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली इन ई कोलाई. सो ई कोलाई के पास 3 जो एंजाइम है 1, 2 एंड 3, उनके डिफरेंसेस की बात करें. सो जो स्ट्रक्चरल जीन एनकोड करता है पॉलीमरेज 1 के लिए दैट इज़ पॉल A, एंड सेकेंड के लिए पॉल B, एंड थर्ड के लिए या फिर DNA E. नाउ जो सब यूनिट्स की बात करें तो सब यूनिट्स जो रहते हैं वो पॉलीमरेज 1 में सिर्फ एक ही सब यूनिट रहता है, एंड जो पॉलीमरेज 2 है उसमें 7 सब यूनिट होते हैं, एंड जो थर्ड है उसमें मोर देन या इक्वल टू 10 रहता है. अब मॉलिकुलर वेट भी अकॉर्डिंगली होगा, जिसमें जितने ज़्यादा सब यूनिट उतना ज़्यादा वेट. अब बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की. सो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसकी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी सबसे पहले तो क्या होता है. सो जैसे कि हमें पता है कि जो DNA का सिंथेसिस है वो हो रहा है 5' से 3' के डायरेक्शन में. तो सिंथेसिस चलता जा रहा है, DNTPs ऐड होते जा रहे हैं, DNA का सिंथेसिस होते जा रहा है. सो आपको भी पता है कि जब आप एग्जामिनेशन में अपना आंसर शीट कंप्लीट कर लेते हैं और आप बिना चेक किए जब उसे सबमिट कर देते हैं तो नेक्स्ट डे आपको जब मार्क्स मिलते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि काश मैंने एक बार चेक कर लिया होता. सो लाइकवाइज DNA का जो सिंथेसिस हो रहा है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में, अगर ये 5' से 3' में सिंथेसिस हो रहा है तो कोई आके चेक भी करता जाए साथ साथ में कि हाँ जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं वो सही ऐड हुए हैं कि नहीं. दैट एक्टिविटी इज नोन एज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस. यानी यहाँ से चेक करता जाता है और DNA का सिंथेसिस चलता जाता है ऐसे. सो जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है या 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है दैट इज़ ओनली, वो किस में होता है, वो तीनों में ही होता है. यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में ही 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है. अब 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके किसके पास होती है, इट इज़ ओनली इन दी ई कोलाई DNA पॉलीमरेज 1.
सो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांस हो गए। ई कोलाई 1 का जो डीएनए पॉलीमरेज है सिर्फ उसी के पास 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है एंड जो सेकेंड एंड थर्ड है उनके पास नहीं है। अब पॉलीमराइजेशन रेट कितना है? सो पॉलीमराइजेशन रेट ऑब्वियसली जो थर्ड है उसका सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो सबसे मेजर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। सो उसका ही पॉलीमराइजेशन रेट कितना है? 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड कर सकता है पर सेकेंड। और वही बात करें फर्स्ट की तो इट इज़ ओनली 16 to 20 एंड सिर्फ 40 सेकेंड में। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है? इट इज़ अबाउट 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रोसेसिविटी, न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट, तो ये भी ऑब्वियसली किसका ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इसके आगे का हम कंटिन्यू कल के वीडियो में करेंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इससे आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि एंजाइम से कौन कौन से क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ डाले हुए हैं एंड मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो डू वॉच दैट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।